दुनिया में ऐसी कई मिसालें हैं जब इंसान आदमखोर होकर इंसान का ही मांस खाने लगे, लेकिन इंसानी तारीख में ऐसा पहली बार हुआ जब एक देश का राष्ट्रपति आदमखोर हो गया। ये कहानी उस राष्ट्रपति की है जो खाता था इंसानी मांस। वो सिर्फ इंसानों का मांस ही नहीं खाता था, बल्कि जिनका मांस खाता था उनके सिरों को अपने फ्रिज में भी रख लेता था। और तो और राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठकर वो ये घिनौनी हरकत सालों साल करता रहा। नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों, आपने देखना शुरू कर दिया क्राइम चौपाल मेरे यानी IK3 के साथ। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ईदी अमीन की। इंसानी मांस खाने की जब ये बात बाहर आई तो लोग उसे हैवान, शैतान और अफ्रीका का हिटलर भी कहने लगे। लेकिन जो उसके बारे में दुनिया सोचती रही उससे उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ा। नाम था उसका ईदी अमीन और वो था अफ्रीका के एक छोटे से देश युगांडा का राष्ट्रपति। ईदी अमीन पर इसके अलावा 6 लाख लोगों का कत्ल करवाने का भी इल्जाम लगा हुआ है। वो बहुत बुरा था, क्रूर था, ये उसके देश के लोग जानते थे, मगर कभी किसी ने उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। आप जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि एक बार कुछ लोगों ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी और उन्हें पहले खुलेआम लकड़ी के खंभों में बांधा गया, फिर उनके मुंह में काला कपड़ा लपेटा गया और गोली से भुनवा दिया गया, और तो इनकी लाशों को ट्रक में लाद कर आदमखोर ईदी अमीन के पास भेज दिया गया। कहा जाता है कि उसने इन लाशों से अपनी भूख मिटाई। आपके जहन में एक सवाल उठ सकता है कि इंसान का मांस खाने वाला इतना दरिंदा आखिर देश का राष्ट्रपति कैसा बन गया? तो सुनिए, आदमखोर ईदी अमीन के राष्ट्रपति बनने की कहानी जितनी दिलचस्प है उतनी ही खूनी भी है। ये एक सेना के खानसामे से देश के राष्ट्रपति बनने की कहानी है। युगांडा की सेना में ईदी अमीन एक अदना सा और एक बहुत छोटा सा खानसामा था। अमीन के पास एक बेहद चालाक और खूंखार दिमाग था, लेकिन उसकी तरक्की की पहली सीढ़ी बनी उसका राक्षस जैसा शरीर। ईदी अमीन की हाइट 6 फुट 4 इंच और उसका वजन 160 किलो था। उसके जिस्म में जानवर जैसी ताकत थी और इसी ताकत को बनाया था उसने अपना हथियार। सेना की नौकरी के दौरान उसने बॉक्सिंग में अपना करियर बनाया। वो पूरे 9 साल तक के युगांडा के नेशनल चैंपियन रहा और इसी की बदौलत उसे सेना में तरक्की मिलती गई। बागियों को कुचलने में ईदी अमीन को बहुत मजा आता था। युगांडा की सरकार के खिलाफ किसी भी विद्रोह को ईदी अमीन बेहद खूनी तरीके से कुचल देता था। कहते हैं कि इसी दौर में ईदी अमीन के मुंह में लग गया था इंसानी खून। वो अपने दुश्मनों को खुद अपने हाथ से मारता और उनके शरीर के हिस्सों को खा जाता। लेकिन उस दौर में इस हकीकत को कोई नहीं जान पाया। 1965 तक आते आते ईदी अमीन युगांडा की फौज में जनरल बन गया था। अब अमीन की नज़र थी युगांडा की गद्दी पे। युगांडा के प्रधानमंत्री मिल्टन ओबेटे अमीन पर बेहद भरोसा करते थे, लेकिन एक दिन अमीन ने उनके भरोसे को चकनाचूर कर दिया। प्रधानमंत्री ओबेटे सिंगापुर में थे और इधर राजधानी कंपाला में ईदी अमीन ने कर दिया था खूनी तख्ता पलट। महज 3 घंटे में पूरे देश की बागडोर ईदी अमीन के हाथ में आ गई थी। राजधानी कंपाला की सड़कों पर ईदी अमीन का किसी बादशाह की तरह काफिला निकल रहा था। लोग खुशी से नारे लगा रहे थे, गा रहे थे, नाच रहे थे। वो तारीख थी 25 जनवरी 1971। ईदी अमीन के लिए खुशियां मना रहे युगांडा के लोगों को यह कतई अंदाजा नहीं था कि उस रोज के बाद उनकी जिंदगी में अब कोई खुशी वाला दिन नहीं आने वाला है। 25 जनवरी 1971 की वो तारीख जो पूरा युगांडा, पूरे अफ्रीका नहीं, पूरी इंसानियत के लिए काला दिन साबित होने वाला था, क्योंकि अब युगांडा के तख्त पर बैठ चुका था एक आदमखोर। दोस्तों, ईदी अमीन ने सत्ता में आते ही अपने खूनी रंग दिखाना शुरू कर दिए। उसने एक एक करके अपने सारे विद्रोहियों को ठिकाने लगा दिया। सत्ता छीनने के 1 साल के भीतर ही ईदी अमीन युगांडा का सब कुछ था। वही कानून था, वही देश था। ईदी अमीन को दादा कहा जाता था और युगांडा में दादा का विद्रोह करने वालों को मिलती थी खुलेआम मौत की सजा। लेकिन ईदी अमीन का सबसे घिनौना चेहरा अब तक दुनिया में आना बाकी था। दोस्तों, दुनिया को यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि ईदी अमीन दादा नरबख्शी हैं, यानी इंसान का मांस खाने वाला आदमखोर हैं। ईदी अमीन के इस राज पर सबसे पहले पर्दा उठाया था डॉक्टर किबो रिंगोटा ने। डॉक्टर एक बार ईदी अमीन के किचन में बर्फ लेने के लिए गए। जब उन्होंने फ्रिज खोला तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। फ्रिज में रखे हुए थे कुछ नरमुंड। डॉक्टर किबो ने जब कुछ और लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि अमीन का फ्रिज हमेशा इंसानी लाशों से भरा रहता था। कहते हैं ईदी अमीन को अपने दुश्मनों के शरीर का मांस खाना सबसे ज्यादा आनंद देता था। ईदी अमीन की इस वहशियाना हरकत का सबूत दिया था एक और सरकारी डॉक्टर ने। 1975 में ईदी अमीन ने पहले तो उसकी बात ना मानने वाले चीफ जस्टिस की हत्या करवा दी, और जब चीफ जस्टिस का पोस्टमार्टम चल रहा था तो खुद ईदी अमीन वहां पहुंच गया। डॉक्टर ने दावा किया कि ईदी अमीन ने उन्हें वहां से जाने को कहा और चीफ जस्टिस के मांस से अपनी भूख मिटाई। ईदी अमीन की खूनी करतूतें जब युगांडा के बाहर तक पहुंचने लगी तो दुनिया उसे एक नया नाम, अफ्रीका का हिटलर के नाम से पुकारने लगी। ये सुनकर उसे गुस्सा नहीं आता था, बल्कि वो हंसता था। ईदी अमीन ने पूरे 8 साल तक के युगांडा पे हुकूमत की
और इन 8 सालों में शायद ही ऐसी कोई सुबह या कोई शाम होगी जब सड़कों पर सैकड़ों लाश ना मिली हो। दावा तो यह भी किया जाता है कि अपनी सत्ता के दौरान ईदी अमीन ने पूरे 6 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। ईदी अमीन सिर्फ क्रूर नहीं था बल्कि बहुत बड़ा यास भी था। वो सरकारी पैसों से अक्सर पार्टियां किया करता था जिसमें शराब शबाब का बोलबाला होता था। ईदी अमीन का मन औरतों से कभी नहीं भरता था। उसने 1-2 नहीं बल्कि 6 शादियां की थी, जिसमें से 5 शादियां तो उसने राष्ट्रपति गद्दी पर बैठकर की। 6 बीवियों में ईदी अमीन के 45 बच्चे थे। ये तो ईदी अमीन के उस कुनबे की बात हो रही है जो सारी दुनिया के सामने है। कहा जाता है कि अमीन के हरम में 35 से ज्यादा औरतें थी जिनके 100 से ऊपर बच्चे थे। कहा जाता है कि सत्ते के नशे में चूर ईदी अमीन की नजरें जिस औरत पर पड़ जाती थी उसे हर हाल में हासिल करके ही मानता था। इस दौर में युगांडा की कई खूबसूरत औरतों के साथ अमीन ने बलात्कार किया, लेकिन उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। जिस किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो उसे मिली दर्दनाक मौत। ईदी अमीन की दूसरी पत्नी अडोरा को आदमखोर पति से नफरत हो गई थी, इसलिए उसने अपने डॉक्टर से मोहब्बत करने की गुस्ताखी कर ली। कहते हैं कि ईदी अमीन ने इस गुस्ताखी के लिए अडोरा को बड़ी बेरहमी से मौत दी। सारी इंसानियत अमीन से नफरत करती थी, लेकिन अमीन को सबसे ज्यादा नफरत थी हिंदुस्तानियों से। उसकी नफरत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने पल भर में फैसला लेकर 1 लाख हिंदुस्तानियों को युगांडा से बेदखल कर दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया। दरअसल जब युगांडा पर ब्रिटेन की हुकूमत थी उस दौर में हजारों हिंदुस्तानियों को ब्रिटिश सरकार युगांडा लेके गई। उनमें से ज्यादातर वहीं बस गए और अपनी काबिलियत की बदौलत उन्होंने युगांडा की अर्थव्यवस्था में अपना दबदबा बना लिया। ईदी अमीन जब सत्ता में आया तो उसका पहला शिकार रहने वाले हिंदुस्तानी ही बने। 4 अगस्त 1972 के दिन ईदी अमीन ने 90 दिन के अंदर सारे हिंदुस्तानियों को 2 सूटकेस के साथ युगांडा छोड़ने का फरमान सुना दिया। उसका मानना था कि युगांडा की सारी संपत्ति पे सिर्फ और सिर्फ युगांडा के लोगों का ही अधिकार होना चाहिए। ईदी अमीन के इस फरमान के साथ ही वहां रहने वाले हिंदुस्तानियों में हड़कंप मच गया। अपने जमे जमाए धंधा पानी छोड़कर हिंदुस्तानियों को ब्रिटेन भागना पड़ा। उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ईदी को चेतावनी भी दी थी, लेकिन सन की तानाशाह ने उससे अनसुना कर दिया। ईदी अमीन जरूरत से ज्यादा निरंकुश होता जा रहा था। कभी वो इजराइल के विमान का अपहरण करवा लेता तो कभी खुल्लम खुल्ला अमेरिका को धमकी देता। उसके सर पर लीबिया के तानाशाह कर्नल गद्दाफी का हाथ बताया जाता है। गद्दाफी की ताकत पर ईदी अमीन को इतना भरोसा था कि उसने पड़ोसी मुल्क तंजानी से दुश्मनी मोल ले ली। 30 अक्टूबर 1978 के रोज ईदी अमीन की फौज ने तंजानिया पर हमला बोल दिया। अमीन की मदद के लिए कर्नल गद्दाफी ने लीबिया की सेना भी भेज दी। अमीन की सेना और गद्दाफी की फौज ने मिलकर 6 महीने तक तंजानिया के साथ युद्ध लड़ा। दोस्तों, आदमखोर ईदी अमीन के दिन अब खत्म होने वाले थे। तंजानिया की फौज धड़ाधड़ युगांडा की राजधानी कंपाला में दाखिल हो गई। वो तारीख थी 10 अप्रैल 1989 की। ये ईदी अमीन के जुल्म की हुकूमत का आखिरी दिन था। 6 लाख लोगों के खून से अपनी प्यास बुझाने वाले ईदी अमीन हमेशा हमेशा के लिए युगांडा छोड़कर भाग खड़ा हुआ और अपने पीछे छोड़ गया खून खराबा और बर्बादी के निशान। लेकिन फिर भी युगांडा की जनता बेहद खुश थी और जश्न मना रही थी। दोस्तों, बताया जाता है कि ईदी अमीन सबसे पहले दोस्त कर्नल गद्दाफी के देश लीबिया पे गया और वहां से पहुंचा सऊदी अरब। अगले 24 साल तक ईदी अमीन सऊदी अरब के शहर जदा में ही रहा और वहीं 20 जुलाई 2003 को उसकी मौत हो गई। ईदी अमीन से युगांडा के लोग इतने गुस्से में थे कि उसकी लाश को भी वहां दफनाने की इजाजत नहीं दी गई। दोस्तों, ये थी क्राइम चौपाल की एक बायोग्राफी। आपका दोस्त, आपका होस्ट IK3 अपने शब्दों को विराम देता है दोस्तों, और कल मिलता है एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।